The journey of 1,000 miles begins with one step. Hello, learners. Welcome back to my YouTube channel, Management by Miss Bushra. So, let us start with this session with a beautiful quote. The journey of 1,000 miles begins with one step. Yes, this beautiful quote inspires us all to and lead us to learning, and growing. So, let us start today's session. And today we will be discussing resource-based view and value chain analysis. So let us start the session. So RBV approach or resource-based view approach. So what is resource-based view actually? Basically, this is a very important topic under strategic management subject. तो रिसोर्स बेस्ड व्यू क्या होता है? बेसिकली रिसोर्स बेस्ड व्यू एक अप्रोच है जिससे जो हमें फर्म्स को ऑर्गेनाइजेशंस को बताती है हाउ टू अचीव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. तो लेट अस बेसिकली फर्स्ट डिस्कस कि इसका इमर्जेंस कब हुआ. तो 1980s एंड 1990s में बहुत सारे वेरियस ऑथर्स ने रिसर्चर्स ने काफ़ी चीज़ों पे वर्क किया. जैसे कि वर्नर फेल्ट ने 1980s एंड 1990s के ड्यूरिंग में रिसोर्स बेस्ड व्यू का फ्रेमवर्क दिया था. देन दिस नेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. प्रहलाद एंड हेमल ने कोर कॉम्पिटेंसीज ऑफ द फर्म दिया था. देन बार्ने जे ने फर्म रिसोर्सेज एंड सस्टेन्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दिया था. एंड वेरियस अदर्स बहुत सारे अदर लोग ने भी इसी फील्ड में काम किया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड रिमेंबर दिस थिंग कि सबसे पहली चीज़ आपका अक्सर क्वेश्चन आता है कि आपका कोर कॉम्पिटेंसीज ऑफ द फर्म किसने दिया है. तो कोर कॉम्पिटेंसीज ऑफ द फर्म है हमारा प्रहलाद एंड हैमल. ऑलराइट. एंड उसके बाद आपका बार्ने जे जो है उन्होंने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दिया है. बार्ने जे ने फर्म रिसोर्सेज एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पे चीज़ें दी है. तो ये दो चीज़ों से अक्सर हमारे क्वेश्चन आते हैं. रिमेंबर दैट. ओके. नाउ कमिंग बैक टू रिसोर्स बेस्ड व्यू जो आया कैसे. बेसिकली इन सारे लोगों ने डिफरेंट एसी से रिलेटेड फील्ड में बहुत सारा काम किया. एंड द लास्ट वन वाज वर्नर फेल्ट बी, जिन्होंने रिसोर्स बेस्ड व्यू का फर्म रिसोर्स बेस्ड व्यू ऑफ द फर्म के बारे में एक फ्रेमवर्क दिया था. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि होता क्या है. तो लेट अस स्टार्ट डिस्कस दिस विद अ प्रॉपर डायग्राम. Now here you can see in the diagram that resource based view कुछ इस तरीके से. See resource based view जो है हमारी कोई भी फर्म जो है मेनली दो टाइप के रिसोर्सेज पे रिलाई करती है. either resources will be tangible or the resources will be intangible. Okay. So resource based view says that the firm relies on two type of resources, tangible and intangible. Now further आगे these further resources must be either heterogeneous एंड इमोबाइल. हेट्रोजेनिटी अगर होगी और इमोबिलिटी होगी तो बहुत ही अच्छा है एक फर्म के लिए. नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस टैंजिबल इंटैंजिबल हो गया. देन दे मस्ट बी हेट्रोजेनस, इमोबाइल एंड फर्दर दे शुड हैव द व्रायो एट्रीब्यूट्स. व्रायो एट्रीब्यूट उन रिसोर्सेज में होना चाहिए. अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो देर विल बी द फर्म विल अचीव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. अब एक एक एलिमेंट को हम फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि बेसिकली टैंजिबिलिटी से क्या मतलब है, इंटैंजिबिलिटी से क्या मतलब है. इन शॉर्ट आप ये समझ लीजिए कि रिसोर्स बेस्ड व्यू कहता है कि कोई भी फर्म जो है उसके पास दो तरीके के रिसोर्सेज होते हैं, टैंजिबल्स और इंटैंजिबल्स. तो एक बैलेंस होना टैंजिबल्स और इंटैंजिबल्स के बीच में दैट इज मैंडेटरी, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. Now there should be heterogeneity and immobility in the resources. ठीक है. एंड these resources should have the value attributes. अगर ये सारी चीज़ें हैं तो फर्म के पास ज़्यादा चांस है एक अच्छी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को अचीव करने का. नाउ फर्दर लेट अस डिस्कस दिस. तो रिसोर्स बेस्ड व्यू फ्रेमवर्क में बेसिकली रिसोर्सेज को एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल दिया गया है. तो रिसोर्स बेस्ड व्यू कहता है कि रिसोर्सेज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अचीविंग द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑफ द फर्म. नाउ एज आई डिस्कस कि रिसोर्सेज मेनली दो टाइप के होते हैं, टैंजिबल और इनटैंजिबल. इन दोनों के बीच में प्रॉपर एक क्लियर बैलेंस होना ज़रूरी है. नाउ टैंजिबल्स की बात करते हैं तो टैंजिबल्स बेसिकली क्या होते हैं, जितनी भी चीज़ों की फिजिकल एग्जिस्टेंस है जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं. जैसे कि हमारा लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, कैपिटल हो गया, इक्विपमेंट हो गया. तो ये सारी जो चीज़ें हमारी ये सारी चीज़ें हमारी टैंजिबल्स है, राइट.
तो फिजिकल रिसोर्सेज जो होते हैं हमारे, अगर टैंजिबल रिसोर्सेज की बात करें एज कम्पेयर टू इंटैंजिबल, जिसके पास भी पैसा होगा, जिसके पास भी कैपेबिलिटी होगी, वो फिजिकल रिसोर्सेज यानी टैंजिबल्स को आसानी से परचेज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम हैविंग लॉट ऑफ कैपिटल, अगर मेरे कॉम्पिटिटर के पास बहुत ज़मीन है, लैंड है, उसके पास बहुत अच्छी मशीनरी है, टेक्नोलॉजी है, तो मेरे पास भी अगर पैसा होगा तो हम आसानी से उनको कॉपी कर सकते हैं। हम भी उनसे ज़्यादा ज़मीन खरीद सकते हैं, लैंड खरीद सकते हैं, उनसे अच्छी मशीनरी खरीद सकते हैं। तो बेसिकली होता है क्या है कि टैंजिबल्स, इफ़ एनीवन इज़ हैविंग लॉट ऑफ कैपिटल, पैसा है, तो एनीवन कैन एक्चुअली परचेज और कॉपी और रेप्लिकेट द टैंजिबल्स। ऑल राइट। तो अगर किसी फर्म के पास बहुत सारा टैंजिबल एसेट्स है और इंटैंजिबल में उसकी स्ट्रॉन्ग मीन्स उनकी स्ट्रेंथ नहीं है, तो मतलब हम श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि उस फर्म को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगा। वाई? बिकॉज टैंजिबल तो कोई भी खरीद सकता है, राइट। नाउ कमिंग टू इंटैंजिबल, इंटैंजिबल्स क्या हो गया? जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, जैसे कि हमारे जितने भी ट्रेडमार्क है, हमारी गुडविल है, इमेज है, रेपुटेशन है, कॉपीराइट है, ब्रांड रेपुटेशन है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जितनी भी हो गई, वो हमारी इंटैंजिबल्स में आती है। नाउ इंटैंजिबल्स को आप आसानी से खरीद नहीं सकते। तो अगर आप एक फर्म के पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटैंजिबल एसेट्स है, तो उसके पास ज़्यादा चांस है कि उसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव होगा। वाई? बिकॉज अगर मेरी बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग ब्रांड रेपुटेशन है, तो अगर बगल वाले के पास पैसा भी क्यों नहीं है, वो उस ब्रांड रेपुटेशन को खरीद नहीं सकता है, राइट। सो ये हो गया हमारा इंटैंजिबल। नाउ as I told you that these resources further should have heterogeneity and immobility. तो heterogeneity से मतलब क्या है? different composition, right? homogeneous होता है same composition, heterogeneity means different composition. तो अगर आपके पास जो resources है और आपकी firm competitive advantage achieve करना चाहती है, तो obvious सी बात है आपके resources में different composition होना चाहिए। अगर आपके पास जो रिसोर्स है वो सेम है, जस्ट लाइक योर कॉम्पिटिटर, जस्ट लाइक एवरीवन अराउंड इन द मार्केट, तो कैसे आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव होगा? तो फर्स्ट assumption इज दैट द रिसोर्सेज मस्ट बी हेट्रोजीनस, मीन्स आपके पास जो भी रिसोर्स है, या आपके पास ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं तो ह्यूमन रिसोर्स के पास जो स्किल है, टैलेंट है, कैपेबिलिटीज़ है, या अदर रिसोर्सेज जैसे आपके पास टेक्नोलॉजी जो है, मशीनरी जो है, एक्सेट्रा, तो ये सारी आपकी अदर कंपनीज जो ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट कर रही हैं, उनसे कुछ डिफरेंट। ओके, नाउ जैसे मैंने बताया कि अगर आपके पास जो रिसोर्सेज है उसमें हेट्रोजेनिटी है, इमोबिलिटी है, तो दैट इज़ वेरी गुड एंड वेरी हेल्पफुल फॉर अ फर्म टू अचीव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। बट जब हमने डायग्राम डिस्कस किया था तो आई टोल्ड यू फर्दर these resources should have the Vrio attributes. Now Vrio, VRIO, ओके। व्रायो का पहले जो नाम था दैट वाज अ व्रिन फ्रेमवर्क। पहले था वी आर आई एन, देन इट बिकेम वी आर आई ओ। तो व्रिन, वी आर आई एन, दिस फ्रेमवर्क वाज एक्चुअली गिवन बाय बार्ने, यू शुड रिमेंबर दिस नेम। बार्ने ने 1991 में व्रिन फ्रेमवर्क दिया है। ओके, ऑलराइट। तो व्रिन का एक्चुअली फुल फॉर्म है वैल्यूएबल, रेयर, इमिटेबल एंड नॉन सब्स्टिट्यूटेबल। मतलब कहने का, अगर रिसोर्स जो है वो वैल्यूएबल है, रेयर है, इट इज़ कॉस्टली टू इमिटेट, कॉपी करना मुश्किल है, नॉन सब्स्टिट्यूटेबल है, तो दैट इज़ वेरी वेरी गुड। ओके। नाउ जैसे मैंने बताया कि इट फर्दर चेंज टू व्रायो, तो इट बिकेम्स ओ बिकेम ऑर्गेनाइज एक्चुअली। ओके। तो रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज़ की अगर जब हम एक्चुअली व्रायो में क्वेश्चन करते हैं अपने आप से, अपनी फर्म से, कि क्या हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो वैल्यूएबल है, एंड इफ द आंसर इज यस, मतलब क्या वैल्यूएबल से मतलब है कि क्या आपके पास जो रिसोर्स है, इज इट क्रिएटिंग वैल्यू फॉर द कस्टमर, फॉर यू, आर यू अर्निंग प्रॉफिट, इज इट क्रिएटिंग वैल्यू फॉर द बिजनेस, is it valuable? Then yes. And if the answer is yes, very good. Now we will answer question ourselves or the firm the another question, कि क्या हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो रेयर है, मीन्स ऐसे है कि जो हर जगह अवेलेबल है, तो दैट मीन्स रेयर नहीं है, लेकिन बहुत आसानी से आपको नहीं मिल सकती हमारे पास जो रिसोर्स है, मीन्स रेयरिटी है उसमें, तो देन इट इज़ वेरी गुड। अगर आंसर यस है तो दैट इज़ वेरी गुड। देन थर्ड आता है आपका इमिटेट। क्या उनको हमारे रिसोर्सेज को कॉपी कर पाना मुश्किल है?
If the answer is yes, then very good. If the answer is no, तो फिर आपको फर्म को आसानी से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तो नहीं अचीव होगा. एंड नेक्स्ट जो आता है, जो एन से था नॉन सब्स्टिट्यूटेबल, जो कि चेंज होके ओ से ऑर्गेनाइज हो गया, कि क्या आपके फर्म के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो अपने अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करे कि वो अपने फर्म के फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकती है. मीन्स फॉर एग्जांपल, आपके पास सब चीज़ है, आपके पास एम्पल रिसोर्सेज है, लेकिन आपके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है कि उन रिसोर्सेज को आप ऐसे ऑर्गेनाइज करें जिससे फर्म का ज़्यादा से ज़्यादा एंड मैक्सिमम फ़ायदा हो. दैट मीन्स आपकी रिसोर्सेज जो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं है. अगर ऑर्गेनाइज है, आपके पास वो कैपेबिलिटी है कि आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इस तरीके से कि फर्म को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव हो. इफ द आंसर इज यस, then the firm will achieve good competitive advantage. Okay, here you can see the diagram also of the Brio framework. Is the resource or capability valuable? If yes, then we will answer. Good. Next question raise होगा. अगर no है तो competitive disadvantage है. Yes है तो हम next question की तरफ move करते हैं कि क्या रिसोर्सेज हमारे रेयर हैं. अगर हाँ तो तो गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि क्या उन्हें कॉस्टली टू इमिटेट है. हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगेन मूव करेंगे कि फर्म ऑर्गेनाइज है टू कैप्चर वैल्यू. इफ यस तो सस्टेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगा. देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस दिए. क्वेश्चन ऑफ वैल्यू. रिसोर्सेज आर वैल्यूएबल इफ दे हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफर टू द कस्टमर्स. मतलब कहने का, जैसे मैंने बताया था कि वैल्यूएबल से मतलब है कि रिसोर्सेज क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं कस्टमर्स की लाइफ में, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, राइट. रेयरिटी, कि क्या रिसोर्सेज जो है सबके पास है या कंसिडरेबली कम लोगों के पास है. फ्यू कंपनीज हैव दैट रिसोर्सेज, मीन्स रेयरिटी है. इमिटेबिलिटी, क्या उन्हें कॉपी कर पाना मुश्किल है. तो आंसर इज यस, वेरी गुड. क्वेश्चन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्या रिसोर्सेज को इस तरीके से हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि वो वैल्यू क्रिएट करें कस्टमर्स के लिए, कंपनी के लिए. ऑलराइट, द आंसर इज यस, देन फर्म विल अचीव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. सो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है दैट इज वैल्यू चेन एनालिसिस. वैल्यू चेन एनालिसिस वाज बेसिकली गिवन बाय माइकल पोर्टर. माइकल पोर्टर ने बहुत सारे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, तो वैल्यू चेन एनालिसिस भी माइकल पोर्टर ने दिया है. राइट. तो जब हम सबसे पहले नॉर्मली वैल्यू चेन की बात करते हैं, तो वैल्यू चेन क्या होता है. कोई भी फर्म, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लीजिए, राइट फ्रॉम द पॉइंट, जैसे हम पॉइंट ऑफ ओरिजिन कहते हैं, मीन्स जहाँ से इनपुट आ रहा है, टिल द टाइम हमारा प्रोडक्ट या सर्विस या जो भी है वो कस्टमर तक पहुंच रहा है. इनफैक्ट कस्टमर के बाद भी जो आफ्टर सेल सर्विस वगैरह भी होती है, वहाँ तक बीच में जितनी भी बहुत सारी सीक्वेंशियल एक्टिविटीज़ को हम फॉलो करते हैं इन ऑर्डर टू कन्वर्ट आर इनपुट टू आउटपुट, राइट. तो वो जो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हर स्टेप पे हो रही हैं, जो हमें एक कदम आगे लेके जा रही हैं फाइनल प्रोडक्ट बनवाने में, हर एक्टिविटी का अपना एक इम्पोर्टेंस और सीक्वेंस है. और यही जो चेन ऑफ एक्टिविटीज़ इनपुट से आउटपुट बनाने की तरफ का जो प्रोसीजर है, दैट इज़ वैल्यू चेन. तो वैल्यू चेन refers to the various business activities and processes that are involved in creating a product or service. So value chain consists of multiple stages of a product or service life cycle, including R&D, sales, and everything in between. This concept was given by Michael Porter. ठीक है. तो वैल्यू चेन एनालिसिस बेसिकली इट इज इन कंटेक्स्ट ऑफ अ टूल, इन कंटेक्स्ट ऑफ अ डिवाइस, जो माइकल पोर्टर ने दिया. वैल्यू चेन एनालिसिस बेसिकली एक मीन है, एक टूल है, एक डिवाइस है, जिससे हम वेरियस एक्टिविटीज़ जो है, जो कि कन्वर्ट करेंगे इनपुट को आउटपुट में, हर एक्टिविटी को हम इवेलुएट कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि कैसे फर्दर हम उन एक्टिविटीज़ का कंट्रीब्यूशन है हमारी फर्म में वैल्यू ऐड करने में, प्लस हम उन एक्टिविटीज़ को क्या फर्दर इम्प्रूव कर सकते हैं या हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिससे हमें एज अ फर्म हमें और वैल्यू ऐड हो, राइट. So here you can see the diagram of the value chain. So in value chain basically there are primary activities and secondary activities. Okay, we will be discussing each of them one by one. तो डायग्राम में आप देख सकते हो तो कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती हैं और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ होती है. प्राइमरी एक्टिविटीज़ हमारी 5 होती हैं: इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग एंड सेल्स,
एंड आफ्टर सेल सर्विस। उसी तरीके से हमारी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आते हैं प्रोक्योरमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सारी एक्टिविटीज़ प्राइमरी प्लस सपोर्ट एक्टिविटीज़ या जिन्हें हम सेकेंडरी एक्टिविटीज़ कहती हैं जितनी अच्छी होंगी एक फर्म के अंदर, दैट विल दीज ऑल एक्टिविटीज़ विल help in achieving the value. Okay, so let us discuss one by one. So the next one is outbound logistics. Now outbound logistics क्या है? आपका प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया, रेडी हो गया। सो रेडी होने के बाद हमें कस्टमर तक प्रोडक्ट को पहुंचाना है, और फिनिश प्रोडक्ट जब बन गया है और कस्टमर तक पहुंचाने के बीच में जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, लाइक डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, पैकेजिंग से रिलेटेड, आपकी सॉर्टिंग, शिपिंग, ये सारी जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी वो आपका आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स आ जाएगा। नेक्स्ट इज मार्केटिंग एंड सेल्स। जितनी भी एक्टिविटीज़ हम प्रमोशन, मार्केटिंग और सेलिंग के लिए कर रहे हैं, जहाँ पे हमारे 4 P's यानी कि प्राइजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन का प्लेस क्या रहेगा, एडवर्टीजमेंट कैसे करेंगे, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या रहेगा, प्रमोशन कैसे करेंगे, कौन से वेरियस प्रमोशनल टूल्स को हम यूज़ करेंगे, दैट ऑल विल बी काउंटेड अंडर मार्केटिंग एंड सेल्स। लास्ट आता है आपका सर्विस, दैट इज आफ्टर सेल सर्विस। वंस द प्रोडक्ट हैज रीच टू द कस्टमर्स, then also it becomes very important that we pay attention to the customers so that they return back, so that we are able to retain the customers, right? So activities that are indulged after a sale has been finalized include like installation services, training, making people aware how to operate certain equipment, certain products, quality assurance, customer complaints, repair, customer service, etc. ये सारी चीज़ें आपकी आफ्टर सेल सर्विस में आती है। So in today's class, today's lecture, we have discussed resource-based view approach, and we discussed the Michael Porter value chain analysis, which is very important under strategic management. So I hope आपको ये session अच्छा लगा होगा and आपने काफ़ी कुछ gain किया होगा। And if you have guys, if you have any doubt, then please feel free to post it in the comment section. अगर आपको कोई भी टॉपिक, स्पेसिफिक टॉपिक चाहिए है, यू वांट कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ, देन प्लीज़ यू आर फ्री कि आप कमेंट सेक्शन में उसे पोस्ट करिए, सो दैट आई कम टू नो कि आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। ऑलराइट, एंड यस, प्लीज़ मोटिवेट मी बाय जस्ट लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब। अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ हिट द बेल आइकॉन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल, दैट little things will actually motivate me. Thank you so much for watching.